हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा आज आपको क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी यहाँ दो लेसन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तुम्हारा जो फर्स्ट बुक है बेटा, जो फर्स्ट बुक हम लोग फिजिक्स का पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, उसमें टोटल चार्ज के बारे में है। चार्ज के इफेक्ट का अध्ययन करते हैं, चार्ज कहाँ रहेगा, करंट फ्लो हो रहा है, करंट के चारों तरफ क्या होगा, तो मैग्नेट पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक साइनसॉइडल वेव और मैग्नेटिक साइनसॉइडल वेव दोनों का जब कंबाइन अध्ययन करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है। इस तरह सबसे पहले हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं यदि आपका एनसीईआरटी ये क्लियर हो जा रहा है, उसके एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज तक आप लगा ले रहे हैं और उसके बाद फिर अगर कुछ ऊपर के कॉन्सेप्शन को समझते हुए मैं अपने वीडियो में इस चीज को देता रहूंगा तो आपका आईटी मेंस, आईटी एडवांस, नीट ये आसान हो जाएगा बेटा। पीवाईक्यू करना तुम्हारे लिए काफी आसान होगा। सबसे पहले हम 12th बोर्ड की बात करें, जो बोर्ड हमारे सामने आने वाला है, बहुत कम टाइम बच रहे हैं, तो कम से कम समय में बोर्ड में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग समझें, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट लेसन वाइज इंपॉर्टेंट को समझें, इस साल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है जिसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पॉइंट चार्ज एज वेल एज इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। पॉइंट चार्ज का अध्ययन करेंगे और उसके मोशन का अध्ययन करेंगे, यानी स्टेशनरी और मोशन का अध्ययन करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेटा जो आता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेटा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें स्टेशनरी पॉइंट चार्ज का अध्ययन करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। देखिए आप इसका हम लिख दे रहे हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी about stationary point charge we study about stationary point charge is called electrostatics। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा किसका नाम ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्थिर, यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी about the stationary point charge
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मूविंग पॉइंट चार्ज। अब आप समझिए, इसको पूरा लिखने की बेटा जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग मूविंग पॉइंट चार्ज का अध्ययन करेंगे। अगर मूविंग पॉइंट चार्ज का अध्ययन हो रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन आपके सामने है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी में हो जाएगा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द मूविंग पॉइंट चार्ज दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे भी बोला जाता है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज के अनवरत प्रवाह को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, हिंदी में विद्युत धारा उसको बोला जाता है। तो मूविंग पॉइंट चार्ज का अध्ययन करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर पॉइंट चार्ज का करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब स्थिर पॉइंट चार्ज का अध्ययन करना है तो दो लेसन हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन है, और दूसरा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारा दो लेसन आएगा। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक चार्ज का अध्ययन करना होगा। आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जन्म किसने दिया था? आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का विकास किसने किया? तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का विकास जो है यूनान का दार्शनिक थेल्स ने किया है। ये एक दार्शनिक था, THELS थेल्स है, उनका नाम थेल्स है। तो थेल्स ने जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में विकास किया, और वो रबिंग के रूप में विकास किया। उनके दिमाग में आया कि अगर कागज के किसी टुकड़े को हम रगड़ते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर खींचने लगता है। तो यहीं से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेटा जन्म हुआ है, और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जन्म हुआ है, जो कि एक फिलासफर जो यूनान का था, थेल्स ने किया। तो सबसे पहले बेटा हमको क्या पढ़ना होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट बुक जो एनसीईआरटी का है, जो लेंदी भी है, सेकंड तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन फर्स्ट बुक जो लेंदी है उसमें चार्ज ही हमको पढ़ना है। इस तरह बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? अब चार्ज के कारण फोर्स क्या होगा, चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ रहेगा, तो कैपेसिटर हो गया। इस तरह हम लोग एक सिस्टमेटिक पढ़ते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट बेटा आप देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज। आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है मटेरियल ऑब्जेक्ट का? तो जो डिफिशियंसी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है which shows the deficiency or accessibility of electrons on it। किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता को जो बताने का गुण होता है, उस गुण का नाम ही इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। क्या चीज है? मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट which shows the deficiency or accessibility of free electrons on it। जो कि किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को बताता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता को बताता है। अगर किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चलता है, और अगर अधिकता होती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज चलता है। इस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन को आप चाहे तो बेटा लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज, डेफिनेशन जानना जरूरी है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। बहुत शॉर्ट में आपको डेफिनेशन दे रहे हैं, आप अगर 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे तो खुद दिमाग में बैठ जाएगा। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट which shows the deficiency यानी कमी या अधिकता, डिफिशियंसी और एक्सेसिबिलिटी, डिफिशियंसी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, मटेरियल ऑब्जेक्ट का, जो कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी
या इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बताता है। बेटा एकदम स्पष्ट डेफिनेशन है जो मैं आपको दिया हूं। अगर आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ते हो तो तुम्हारे ब्लड सर्कुलेट कर जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, कैसा प्रॉपर्टी है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या एक्सेसिबिलिटी को बताता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना कम है या अधिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए कि इस आधार पे मटेरियल ऑब्जेक्ट को अगर हम बांटे तो टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट कितना आएगा, टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट देखिए आप, हमको ये जानना बेटा जरूरी होगा कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हम समझ लें कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने होंगे। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखो 3 प्रकार के होंगे। एक तो होगा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे बेटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पर क्या लिखे, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। और तीसरे नंबर पर बेटा आ जाएगा नेगेटिव ऑब्जेक्ट। इतने प्रकार के बेटा ऑब्जेक्ट होते हैं। मटेरियल ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता को जो बताता है उसको चार्ज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता को बताता है। इस आधार पे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। एक है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, दूसरे में पॉजिटिव ऑब्जेक्ट और तीसरा नेगेटिव ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या है। बेटा इतना अगर तुम लोग समझ लोगे, आपको एक एक चीज बोर्ड का भी मैं क्लियर कर रहा हूं, आजकल बोर्ड के पेपर में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, तो मैं जितना बता रहा हूं मैं आशा करता हूं कि इतना अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हारे द्वारा उसका 1 नंबर से लेकर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। और साथ साथ आप कंपटीशन को भी निकालोगे। आगे जो तुम सीयूईटी या इन सब का एग्जामिनेशन होते हैं, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, इसमें तो निश्चित तुम्हारा निकलना है और उसमें क्लास 12 का ही पूछा जाता है। आप आईटी मेंस के भी देंगे, मैं उसका भी अलग से जो है आपका थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब बना करके आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्शन साथ साथ एनसीईआरटी को क्लियर। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बेटा क्या होगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। इस ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं, चार्ज है लेकिन इसमें नंबर ऑफ, यानी इस पर हम कहेंगे नेट चार्ज कितना है तो तुम कहोगे सर नेट चार्ज 0। अब नेट चार्ज 0 का मतलब बेटा क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स पर उतना ही पॉजिटिव होता है। तो कितना होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम का चार्ज का यूनिट बेटा कूलाम होता है, वो नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होता है। अब तुम खुद देखो कि नेट चार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर 0 होगा, क्यों, क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा। यानी तुमसे कोई पूछेगा कि नेट चार्ज उस पर क्या है, कहोगे 0। ऐसा नहीं है कि उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस पर प्रोटॉन नहीं है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और इसलिए नेट चार्ज 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना प्रोटॉन का नेगेटिव होता है।
ये हमारा हो गया बेटा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब देखो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट क्या है, तुमने न्यूट्रल लिखा है, फिर पॉजिटिव लिखा है और नेगेटिव है। तो देखो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, तुमसे कोई कह दे पॉजिटिव ऑब्जेक्ट का मतलब, तो बेटा पॉजिटिव ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव है, यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज है। क्या है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तुम तत्काल कह दोगे कि सर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट का मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ, प्लस चार्ज का मतलब इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, न्यूट्रल जब था तो उसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। पॉजिटिव कब बना, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ऐसे भी तुम देखो, तुमको कोई पॉजिटिव कब कहेगा, तुम्हारे पास कितना पैसा है, क्या तुम्हारे क्या प्रॉपर्टी है, इससे मतलब नहीं है। तुम अगर दान करते हो तो तुम पॉजिटिव हो, तुमने दान किया तो तुम पॉजिटिव हो। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को त्याग देता है, इसीलिए हाइड्रोजन को पॉजिटिव मानते हैं। उसको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट के साथ एस ब्लॉक के साथ रखा गया। अब इसके पीछे हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि फिर केमिस्ट्री की बात आ जाएगा। आप मतलब की बात देखिए, पॉजिटिव होने का मतलब कि तुम्हारे द्वारा दान किया जा रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या दान करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, यानी जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें होगा। अब परिणाम क्या होगा, ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो उसका जो टोटल मास होगा, अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, तो तुम तत्काल हमको कह दोगे कि सर ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स, ये बोलोगे। अब यहां ऑब्जेक्ट का मास बेटा क्या आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उसमें प्रोटॉन अधिक है, ये भी तुमको जानना है। यानी ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो लेस देन दैट ऑफ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया। यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आ जाएगा, यानी मास ऑफ कोई भी पॉजिटिव ऑब्जेक्ट अगर है तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, मास ऑफ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट जो आएगा वो लेस देन दैट ऑफ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के मास से कम होगा। कहीं भी तुमको बोला जाए कि किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका मास घटेगा कि बढ़ेगा, तुम तत्काल कह दोगे कि सर घट गया, यानी डिक्रीज कर गया। कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया यानी उसका मास डिक्रीज कर गया है, यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है, जितना इलेक्ट्रॉन निकला है उतना ही पॉजिटिव चार्ज चलेगा, मास भी उतना ही कम हो जाएगा। इस तरह बेटा हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को समझ गए हैं। अब हमारा बच रहा है, अब क्या बच रहा है बेटा, नेगेटिव ऑब्जेक्ट। आप नेगेटिव ऑब्जेक्ट को भी देख लीजिए कि नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब बेटा नेगेटिव ऑब्जेक्ट का मतलब, कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, इस पर माइनस साइन आ जाएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। माइनस साइन आने का मतलब अब यहां पर क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा बेटा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ये सॉरी नेगेटिव ऑब्जेक्ट। आप यहां समझिए, यानी नंबर ऑफ, यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो गया यानी उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। क्लोराइड आयन, देखिए सोडियम Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, उसमें 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोराइड
Cl नेगेटिव, उसमें कितना होगा? Cl नेगेटिव में 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो गया यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसका मास क्या हो जाएगा? यानी ऐसे केस में तुम तुरंत लिखोगे कि मास ऑफ द नेगेटिव ऑब्जेक्ट जो होगा, मास ऑफ नेगेटिव ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। तो तुमसे अगर ये बोला जाए कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, नेगेटिव ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मास किसका है, तो तुम क्या बोलोगे? नेगेटिव ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन लिया, यानी जितना इलेक्ट्रॉन लिया है उतना ही इसका मास बढ़ जाएगा, यानी सबसे ज्यादा मास क्या होगा? नेगेटिव ऑब्जेक्ट का, उसके बाद न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का, और सबसे कम मास किसका होगा? पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। इस तरह हम लोग टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को बेटा समझ लिए हैं। अब टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट का मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें पीवाईक्यू भी यहां से अराइज कर रहा है, जो मैं आपको बताया हूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें अधिक होगा, किसमें कम होगा, किसमें इक्वल होगा, किसका मास अधिक होगा। याद रखिएगा, नेगेटिव ऑब्जेक्ट का मास सबसे अधिक होगा, उसके बाद क्या आएगा? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आएगा, और सबसे कम मास किसका होगा? पॉजिटिव ऑब्जेक्ट का होगा। अब बेटा आता है कि ऑब्जेक्ट को हम चार्जिंग कैसे करें, मेथड ऑफ चार्जिंग, ये आपको जानना जरूरी है। एनसीईआरटी में भी इस टाइम के दिए हुए पूरा, और थोड़ा सा आप जो है एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा बेटा पढ़िए। एक तो एनसीईआरटी देखो सिस्टमेटिक नहीं है, 11th में भी तुम पढ़े हो उसमें सिस्टमेटिक नहीं था, कई जगह नहीं है। अब हम क्या बताएं, आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सिस्टमेटिक नहीं है, स्पेसिफिक हीट को दो 3 जगह बताया, कहीं भी क्लियर नहीं किया है। तो आप एक सिस्टमेटिक पढ़िए, हम आपको पूरा सिस्टमेटिक देंगे, हर चीज आपको हम बताएंगे, थ्योरी से लेकर के न्यूमेरिकल तक। तो मेथड ऑफ चार्जिंग बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला आता है बाय फ्रिक्शनल या रबिंग। बाय फ्रिक्शनल या रबिंग का मतलब क्या होगा? बाय फ्रिक्शनल हो गया, बाय इंडक्शन हो गया, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया। ये 3 प्रोसेस से मेथड ऑफ चार्जिंग है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाय फ्रिक्शन या रबिंग। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ दें, देखिए ये हमारा 2 ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम रगड़ते हैं, एक आप दूसरा कोई भी ले लीजिए, इसको रगड़ दीजिए आप। ये हमने बेटा दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है, अब इन दोनों को अगर हम रगड़ेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट है और ये ऑब्जेक्ट सेकेंड। जब हम रगड़ेंगे तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, क्या चीज बोले? जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग देगा आसानी से। अब तुम कहोगे वर्क फंक्शन क्या होता है? बेटा वर्क फंक्शन हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। किसी मेटालिक सरफेस से, अब आप मेटालिक या नॉन मेटालिक दोनों कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटालिक में चूंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी होती है इसलिए, लेकिन चार्जिंग आप जो है किसी भी इंसुलेटर को भी चार्जिंग किया जा सकता है। तुम देखते होगे कंघी से अपना जो है बाल को झाड़ो, वो जो है फिर अट्रैक्ट करने लगता है, बाल की ओर खींचने लगता है। शर्ट तुम खोलते हो, शर्ट खींच जाता है। अब तुम कहोगे सर ये तो मेटल नहीं है, तो क्या इंसुलेटर को चार्ज नहीं किया जा सकता? एकदम किया जा सकता है, इंसुलेटर को भी हम चार्ज कर सकते हैं। तो थोड़ा इन चीजों को आप समझते रहिएगा। अब ये मान लीजिए 2 हमने मेटालिक रॉड ले लिया, या यहाँ इंसुलेटर भी ले सकते हैं। अगर इसको हम रगड़ेंगे आपस में तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव होगा। अब मान लीजिए हमारा फर्स्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये वाला हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पॉजिटिव हो गया। ये फर्स्ट हमारा था, इसके ऊपर तत्काल बेटा क्या होगा? प्लस चार्ज चढ़ जाएगा। अगर ये इंसुलेटर है तो जिस पार्ट को हम रगड़ेंगे उसी पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, और अगर ये मेटल है, अगर ये मेटल है तो उस स्थिति में जो भी चार्ज ये आएगा इसके ऊपर वो पूरा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि किसी मेटालिक कंडक्टर, किसी कंडक्टर में या मेटल में जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इंसुलेटर होगा तो जिस पार्ट को रगड़ेंगे उसी पार्ट पर चार्ज चढ़ेगा। अब वो पॉजिटिव बने चाहे निगेटिव बने, वो किस पे डिपेंड करेगा? वर्क फंक्शन पर करेगा। लेकिन ये तय है, अगर फर्स्ट पॉजिटिव हुआ है तो सेकंड जो बेटा हमारा है ये नेगेटिव हो जाएगा।
सेकंड जो है ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये मेटल है तो इस पर चार्ज पूरे इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर इंसुलेटर है तो कुछ पार्ट में। आप देख सकते हैं, किसी आप मेटालिक स्केल को ले लीजिए, उस स्केल को रगड़िए, वो जो है नहीं खींचता है। छोटे छोटे कागज का टुकड़ा ले लीजिए, उसको नहीं खींचेगा, या कोई मेटालिक स्केल है उसको नहीं, क्योंकि जो भी रबिंग के द्वारा या फ्रिक्शन के द्वारा जो भी चार्ज उस पर प्रोड्यूस हुआ है, चाहे पॉजिटिव हुआ है चाहे नेगेटिव हुआ है, पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो इफेक्ट पूरा बढ़ जाता है। लेकिन इंसुलेटर को कंघी को रगड़ते हैं, कंघी से बाल करते हैं, तो वो खींचने लगता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को खींचने लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है एक छोटे से पार्ट में इकट्ठा हो जाता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसलिए उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ ये चीज है, आप याद रखिएगा इन चीजों को। तो चाहे इंसुलेटर है चाहे मेटल है, अगर हम रगड़ेंगे तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसका वर्क फंक्शन अधिक होगा वो नेगेटिव होगा। जिसका वर्क फंक्शन कम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हम जस्ट पढ़े पॉजिटिव पूर्ण हो सकता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो पॉजिटिव होगा, और दूसरा जिसका वर्क फंक्शन अधिक है वो नेगेटिव हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। पहले न्यूट्रल था दोनों, चाहे वो इंसुलेटर है चाहे मेटल है, पहले न्यूट्रल था, लेकिन रगड़ने के बाद, रबिंग के बाद एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो गया। तो ये बाय फ्रिक्शन या रबिंग के द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं, दूसरे को नेगेटिव कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस बेटा क्या है? दूसरा प्रोसेस है बाय इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं? तो बाय इंडक्शन प्रोसेस में आप देखिए कैसे ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बनाएंगे, यही हमको समझना है कि हाउ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव एंड हाउ मे बी द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, या हाउ आई कैन फॉर्म द पॉजिटिव ऑब्जेक्ट या हाउ आई कैन फॉर्म द नेगेटिव ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ मान लो ये तुम्हारा जो है कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, क्या चीज है ये? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास इंडक्शन इफेक्ट, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है बेटा। इंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? मैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें एक आएगा सेल्फ इंडक्शन, दूसरा आएगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ अपने अंदर भी होता है इंडक्शन की फिनोमेना, प्रेरणा पैदा होता है। एक म्यूचुअल होता है, पड़ोसी के घर में जो है ये चीज आया है, हमारे घर में भी ये चीज आ जाए, इसको बेटा इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं, परोषण प्रभाव। एक खुद अपने अंदर भी ये घटना प्रोड्यूस होता है। तो देखिए इसके नजदीक अगर हम कोई दूसरा चार्जिंग बॉडी को ले आवे, किसी चार्जिंग बॉडी को ले आवे, परिणाम क्या होगा? देखो ये चार्जिंग बॉडी है, परिणाम क्या होगा? ये चार्जिंग ऑब्जेक्ट, अब परिणाम क्या होगा? इस पर चार्ज है, अब इस पर जो भी चार्ज है, मान लो इस पर क्या चीज है? इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी तुम मान सकते हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव है, अब ये इसमें क्या करेगा? ये तो न्यूट्रल था, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आधे में खिंचा जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, और आधे में बेटा क्या हो जाएगा? आधे में प्रोटॉन आ जाएंगे। जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था। ये चीज हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो परिणाम क्या होगा? न्यूट्रल था तो जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो खिंच गया किधर? जो नजदीक का, जो नेबरिंग ऑब्जेक्ट, चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव उसकी हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद इसको हम अर्थ कर देंगे बेटा। अर्थिंग हम लोग बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, इसको हमने अर्थ कर दिया। जैसे ही अर्थ करेंगे कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन बेटा मूव करने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, परिणाम क्या होगा? ये सारा जो है पॉजिटिव चार्ज इसका समाप्त हो जाएगा, यानी करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट टू अर्थ हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट टू अर्थ। याद रखिएगा,
इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पर कंपटीशन में पूछता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू अर्थ यहां होगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर से चला, ये हो गया। अब इसके ऊपर अब हम इसको भी हटा दें, हमारा नेट इफेक्ट अब बेटा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको हटाएंगे हमारा नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, अगर इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा दिया जाए, परिणाम क्या होगा कि हमारे पास अब केवल बचेगा ये ऑब्जेक्ट। अगर हटा देंगे, अर्थिंग भी समाप्त कर दें, इसको हटा दें और अर्थिंग समाप्त कर दें, तो इसके ऊपर केवल नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। जो हमारा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, नेगेटिव, यानी नेगेटिव ऑब्जेक्ट बन गया, नेगेटिव ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर चेंज हो गया। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चेंज इनटू नेगेटिव ऑब्जेक्ट। इस तरह हम ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बना सकते हैं इंडक्शन इफेक्ट के द्वारा। सबसे पहले हमने पॉजिटिव चार्जिंग ऑब्जेक्ट को लाया इसके नजदीक, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट क्या था, पहले न्यूट्रल था, ये ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल था, ये चार्जिंग ऑब्जेक्ट था, उसके नजदीक लाने से ये घटना हुआ। अब अगर इसका हम अर्थिंग डिस्कनेक्ट कर दें और इस ऑब्जेक्ट को भी हटा दें, हमारे पास नेगेटिव ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा। इस तरह हम लोग बाय इंडक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को नेगेटिव कर सकते हैं। फिर तुम मान लो कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लेके आए, ये ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब तुमने कहा कि सर ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है सर, इसको कैसे हम करेंगे, इसको कैसे हम जो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमने कहा कि इसके नजदीक में तुम एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को ले आओ, किसको ले आओ, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को ले आओ। तुमने पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को ले आए, अब परिणाम क्या होगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का जो नेगेटिव था, पॉजिटिव नहीं, इसके नजदीक नेगेटिव ऑब्जेक्ट को ले, पॉजिटिव वाला तो अभी हम लोग समझ गए हैं। तुमने क्या किया, नेगेटिव ऑब्जेक्ट को ले आया इसके नजदीक। अब क्या होगा, जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर जाएगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज बेटा इधर मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर जाएगा। इधर मूव करेगा। अब अगर इसको हम अर्थिंग कर देंगे बेटा, इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। जैसे इसको अर्थ करेंगे कि क्या चीज होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके अर्थ की ओर आना शुरू कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएंगे, करंट किधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो बेटा फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रिक करंट हमारा किधर फ्लो कर जाएगा, अर्थ टू ऑब्जेक्ट। यहां ऑब्जेक्ट टू अर्थ हुआ है, यहां अर्थ टू ऑब्जेक्ट मूव करेगा, किधर मूव करेगा, अर्थ टू ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। अब ये क्या था, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट था। अब तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया कि अर्थिंग भी हटा दिए, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को भी हटा दिए। तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट था, अर्थिंग हटा देंगे, इसका तो सारा नेगेटिव चला गया, सारा नेगेटिव चला गया। अब इसके ऊपर बच क्या जाएगा, केवल पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा जो फैल जाएगा इसके ऊपर। इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट हो गया। बेटा अगर आप कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ वीडियो जब भी हम देते हैं, अगर आप मेरे साथ बोलेंगे या अगर आप इसको देखते हैं, एक कॉपी पेन लेकर के अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे जो भी फ्रिक्शन वाला बताए, बाय फ्रिक्शन प्रोसेस, बाय इंडक्शन प्रोसेस, कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रल कर सकते हैं, क्या करंट का डायरेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट टू अर्थ होगा या अर्थ टू ऑब्जेक्ट होगा, ये आप सब बता देंगे। अब बेटा एक और प्रोसेस बच जा रहा है, बाय कांटेक्ट प्रोसेस। मान लो दो ऑब्जेक्ट, मान लो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, एक में चार्ज Q है, एक में इनिशियल चार्ज तुमसे पूछ रहे हैं कितना है, इनिशियल चार्ज इसमें तुम बताएं सर Q है,
दूसरे हमने पूछा कि इनिशियल नेट चार्ज क्या है, तुमने कहा सर जीरो है, तुमने कहा सर जीरो है। हमने कहा बेटा इसको एक वायर के द्वारा जोड़ दो। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, अगर दोनों के शेप एंड साइज आइडेंटिकल हो, मान लीजिए हम आइडेंटिकल ही बना देते हैं, चलिए इसको आइडेंटिकल बना दिया जाए, थोड़ा समझ में आएगा कायदे से। ये मान लो दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन इनिशियल इसमें क्यू था और इसमें जीरो था, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब परिणाम क्या होगा, अगर शेप एंड साइज बेटा आइडेंटिकल है तो इनमें चार्ज दो भाग में बट जाएगा, और जोड़ने के बाद तब तक ऑब्जेक्ट सेकंड के द्वारा फर्स्ट में चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल न सेम हो जाए। बेटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल के हिसाब से होता है, लेकिन इस वक्त अभी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ रहे हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम इसको स्पष्ट करेंगे। अभी आप इतना ही समझिए, चार्ज का ट्रांसमिशन जो होता है, जो ट्रांसफरेशन होता है, वो पोटेंशियल के हिसाब से होता है। जैसे इस पे बहुत सारी चीजें हैं, छोटे बच्चे को ज्यादा टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके बॉडी से चार्ज तुम्हारे में फ्लो होने लगता है। अब इसके पीछे अभी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, इस तरह आप समझिए, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट क्यू चार्ज को रखा हुआ था। अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक वायर के द्वारा जोड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट सेकंड से जो है, ऑब्जेक्ट सेकंड से फर्स्ट में चार्ज का फ्लो होने लगेगा, और वो तब तक होगा, वो तब तक होगा। इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा दीजिए, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसको भी बेटा लगा दो इंसुलेटिंग स्टैंड पर। ये भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे हम लगा दे रहे हैं। अब चार्ज का फ्लो हो गया। चार्ज फ्लो होने के बाद ये ऑब्जेक्ट सेकंड से ऑब्जेक्ट फर्स्ट में चार्ज का फ्लो हुआ है। चार्ज फ्लो होने के बाद स्थिति ये आ जाएगा, ये कनेक्ट रहे चाहे इसको हम अलग कर दें, कनेक्ट रहे चाहे अलग कर दें, बेटा इस पर भी Q/2 हो जाएगा और इस पर भी Q/2 अमाउंट चार्ज हो जाएगा। अगर दोनों के शेप एंड साइज सेम, अगर शेप एंड साइज सेम नहीं है तो ये निश्चित है कि इस पे चार्ज आएगा। कितना आएगा ये बताया नहीं जा सकता, वो पोटेंशियल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन चार्ज जरूर आ जाएगा। तो बाय कांटेक्ट प्रोसेस ऐसे हम चार्ज कर सकते हैं कि एक चार्जिंग ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से किसी वायर के द्वारा अटैच कर दें। जैसे ही वायर के द्वारा अटैच करेंगे तो चार्जिंग ऑब्जेक्ट से चार्ज का ट्रांसफर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में होने लगेगा, और वो तब तक होगा जब तक कि दोनों पे, अगर दोनों के शेप एंड साइज सेम है तो दोनों पे जब तक चार्ज सेम न हो जाए। लेकिन अगर शेप एंड साइज अलग अलग है तो उस स्थिति में बेटा उन पे चार्ज आएगा। कितना आएगा वो पोटेंशियल के हिसाब से होगा, उसको अभी हम लोग जब पोटेंशियल वाला चैप्टर होगा तो खुद समझेंगे उसमें। अभी आप इतना समझिए कि एक चार्जिंग ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे तो न्यूट्रल पे भी चार्ज आ जाएगा। शेप एंड साइज सेम है तो दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज का ट्रांसमिशन। अब बेटा हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत अच्छा है, बोर्ड में पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा दिया है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और तीसरा दिया है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट उसका प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या सब्ट्रैक्टिव नहीं होता भाई? जो ऐड किया जा सकता है वो न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा। तो थोड़ा ये पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी को एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, लेकिन एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पढ़ेंगे। यानी चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। हम लोग पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े जो एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको आप लिखिए चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी का मतलब बेटा क्या हुआ? चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड just like
नंबर सिस्टम या अलजेब्रिक सिस्टम, दोनों आप बोल सकते हो। चार्ज को तुम ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जो एनसीईआरटी में बोल रहा है कि एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो तुम समझो चार्ज हैज एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव नेचर। अगर वही लिखना है हेडिंग तो आप लिखिए चार्ज हैज एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव नेचर, या आप ये हेडिंग लिखिएगा प्रॉपर्टी में कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड जस्ट लाइक अलजेब्रिक फॉर्म। जैसे तुमको कोई बोले कि Q1 कितना है, 4 कूलम है, और Q2 तुमसे कोई कहा दे कितना है, 3 कूलम है, ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2 4 प्लस 3 यानी 7 कूलम हो जाए। कोई तुमसे बोले कि Q1 कितना है, Q1 4 कूलम है, Q2 कितना है, -2 कूलम है, तो बताओ Q1 प्लस Q2 कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2 4 प्लस -2, तुम बोलोगे सर कितना होगा, तो 2 कूलम, और -2 आ जाएगा यानी 2 कूलम। अब यहाँ कोई तुमसे कहे कि Q1 डिफरेंस Q2 कितना होगा, तो Q1 डिफरेंस 4 - 3 1 कूलम हो जाएगा। यहाँ तुमसे कोई बोले कि Q1 डिफरेंस Q2 कितना होगा, तो कहोगे 4 - -2 यानी 6 कूलम हो जाएगा। तो ये चार्ज का बेटा एडिटिव नेचर और ये चार्ज का सब्ट्रैक्टिव नेचर को बता दें, यानी चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड जस्ट लाइक अलजेब्रिक फॉर्म। ये आप याद रखिएगा। इसमें एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। आप पहला चार्ज की प्रॉपर्टी में लिखिएगा कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड जस्ट लाइक अलजेब्रिक फॉर्म। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे चार्ज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। दूसरे नंबर पर बेटा देखो, कुछ एक्स्ट्रा भी आप समझिए, कुछ एक्स्ट्रा भी आप समझिए कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट नेचर को होता है, यानी चार्ज हैज इनवेरिएंट नेचर। अब इनवेरिएंट क्या है आपको बता रहे हैं, चार्ज हैज इनवेरिएंट नेचर। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज हैज इनवेरिएंट नेचर। कुछ एक आध प्रॉपर्टी ज्यादा भी पढ़ लो, तुम्हारा कंपटीशन भी काम आएगा, बोर्ड में भी लिख दोगे तो कोई गलत थोड़े ना होगा। चार्ज हैज इनवेरिएंट नेचर, इनवेरिएंट मतलब जो ना बदले। बेटा आइंस्टीन का रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ आइंस्टीन जो है, उसमें आइंस्टीन ने बोला है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका मास बढ़ जाता है, और आइंस्टीन ने एक बड़ा अच्छा रिलेशन दिया है कि जो मूविंग मास होगा वो रेस्ट मास अपॉन रूट में 1 माइनस v² अपॉन c²। v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति में ऑब्जेक्ट का जो मूविंग मास होता है m, वो रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस v² अपॉन c², यानी ऑब्जेक्ट का जहां v वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, लेकिन चार्ज नहीं बढ़ेगा। चार्ज नहीं बढ़ेगा, चार्ज कांस्टेंट है। तो ये इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज है। इफ द ऑब्जेक्ट, देखो मास भी सामान्य ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी होता है उसमें मास भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन चार्ज व्हाट मे बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज इनवेरिएंट इन नेचर। तो चार्ज हैज इनवेरिएंट इन नेचर, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, चाहे वो लाइट के वेलोसिटी से क्यों न मूव करे, लेकिन ऑब्जेक्ट का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जबकि उसका मास, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया सब बदल जाएगा। और आइंस्टीन ने साफ बता दिया है उसका मास कितना हो जाएगा, तो जो मूविंग मास है वो रेस्ट मास से अधिक होगा। m0 यहाँ रेस्ट मास है और m क्या चीज है, मूविंग मास। फार्मूला तुम समझ सकते हो कि मूविंग मास रेस्ट मास से अधिक हो जाएगा, m0 रेस्ट मास। इस तरह व्हाट मे बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट गोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ऑल थिंग्स आर वेरिएबल। सब वेरिएबल हो जाएगा लेकिन चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो ये चार्ज का बेटा इनवेरिएंट नेचर को बताता है। अब एक और आता है जो आपका एनसीईआरटी का ही है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो थर्ड बेटा इसका नेचर हम लोग क्या लिखे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को हम रगड़ रहे हैं तो अगर एक पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा उतना ही नेगेटिव हो रहा है ना। अगर दोनों ऑब्जेक्ट को रबिंग से पहले देखें या इंडक्शन से पहले देखें तो जितना दोनों पे चार्ज था रबिंग के बाद या इंडक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पे चार्ज नेट उतना ही रहेगा। ये किस चीज को बताता है कि चार्ज हैज कंजर्वेशन, यानी ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो चार्ज ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन जस्ट लाइक एनर्जी कंजर्वेशन होता है, यानी चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस बट नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी बिफोर ट्रांसफर उतना ही रहेगा जितना कि आफ्टर ट्रांसफर होगा। ये चार्ज के कंजर्वेशन थ्योरी को बताता है। चौथे नंबर पर बेटा क्या आता है, चौथे नंबर पर आता है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ, देखिए चार्ज के प्रॉपर्टी तो आप याद रखिए ही, क्योंकि बोर्ड में आपके चार्ज के प्रॉपर्टी की बाय द टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बाय द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस ढंग के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा है जो कि कंपटीशन से लेकर के बोर्ड तक में आते हैं क्वेश्चन। आपको हम एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बताएंगे, वही क्वेश्चन कंपटीशन में भी आए हुए हैं, तो आप पहले समझिए। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इन क्वांटाइज, यानी क्वांटा फॉर्म में होगा, यानी मिनिमम अमाउंट का चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, कभी भी फैक्टर फॉर्म में नहीं होगा। तो आप इसको लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं, चार्ज इज ऑलवेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ऑलवेज transmitted from one substance या ऑब्जेक्ट to another substance is integral multiple, of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आप यही 2 लाइन याद रखिए कि चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी यहां से क्या एक फार्मूला आ रहा है कि Q जो होगा वो प्लस माइनस N इंटू E होगा। जो चार्ज देगा उस पर उतना ही पॉजिटिव चढ़ेगा, जो देगा लेगा उस पर उतना ही नेगेटिव चढ़ेगा। यानी यहाँ N जो होगा बेटा, ये आपको समझना है कि N जो होगा वो 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा। हालांकि इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन भी 2 भाग में टूटता है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क होता है, अप क्वार्क पर 2e/3 होता है, डाउन क्वार्क पर e/3 होता है, लेकिन उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे बेटा, वो सब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड उठाएंगे करेंगे। अभी आप जनरल समझिए कि चार्ज का जब भी ट्रांसमिशन होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, फैक्टराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं, यानी 3/5 नहीं होगा, 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। ये चार्ज का चौथा प्रॉपर्टी था कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये आपको बोर्ड में अगर प्रॉपर्टी पूछेगा तो लिखना होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस
एन इस फार्मूला को याद रखेंगे, प्लस एन उस पर होगा जो देगा, माइनस एन उस पर होगा जो लेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इस तरह एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कोई कहेगा 2/3 इलेक्ट्रॉन का होगा, कहोगे नहीं। तो ये क्वांटाइज्ड होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इस पे हम लोग बेटा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, और भी चार्ज के प्रॉपर्टी है, लेकिन आप ये चार प्रॉपर्टी को बेटा तैयार रखो, बहुत अच्छा है, इसी में आपका सारा काम चल जाएगा। और बोर्ड में भी पूछता है, कहीं आइदर 2 आता है तो आप लिख देंगे, हमने आपको 4 प्रॉपर्टी बता दिया है, लेकिन इनवेरिएंट वाला एनसीईआरटी में देना चाहिए। एनसीईआरटी में बेटा बहुत कुछ नहीं दिया है, बहुत कुछ अनसिस्टमेटिक लिखा है। अगर एनसीईआरटी में ही सब कुछ दे देगा, सब कुछ सिस्टमेटिक कर देगा, तो हम लोगों से कौन पढ़ेगा बेटा। तो थोड़ा सा कुछ तो अंतर होनी चाहिए ना, इतना तुम लोग करो। देखो इसमें कह रहा है इफ 10 इलेक्ट्रॉन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इफ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी से बाहर चला गया, टू अनदर बॉडी, दूसरे बॉडी में, एवरी सेकंड, प्रत्येक सेकंड गया है, तो बेटा क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग चार्ज की यूनिट को पहले बेटा समझ लें, उसके बाद इसको देखते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज भी आप समझिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जरूरी होगा। आप कहोगे सर आपने यूनिट नहीं बताया, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको लिख दे रहे हैं, ये जानना जरूरी है बेटा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना है। देखो ऐसा यूनिट क्या होता है, क्योंकि यूनिट का काम पड़ेगा। तो कोई तुमसे अगर ऐसा यूनिट कहे तो तुम क्या कहोगे, चार्ज का यूनिट कूलाम, ऐसा यूनिट कूलाम होता है। कोई तुमसे सीजीएस सिस्टम में पूछे, यानी सीजीएस यूनिट इसको हम बोलेंगे, या इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिस नाम से थोड़ा विख्यात भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है स्टैट कूलाम। क्या होता है, स्टैट कूलाम। और एक और आपको बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है एफ कूलाम। इन सब का थोड़ा कन्वर्जन देख लो, क्योंकि एक आध बार जब नीट के पहले सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था, तो उसमें कई बार स्टैट कूलाम के फॉर्म में दे दिया है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। तो थोड़ा कन्वर्जन तुमको मालूम होना चाहिए। 1 कूलाम जो होता है, 1 कूलाम 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होता है। 1 कूलाम 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होता है। इसको आप याद रखेंगे कि 1 कूलाम 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम है। और 1 एफ कूलाम जो होता है, ये 10 कूलाम होता है। कितना होता है, 10 कूलाम। इस तरह बेटा तुम लोग कन्वर्ट कर लोगे कि 1 एफ कूलाम 10 कूलाम होता है, और 1 कूलाम 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होता है। ये चार्ज के यूनिट को हम लोग समझेंगे। ऐसा यूनिट बेटा कूलाम होता है। हम इसीलिए थोड़ा बैक आ गए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। हम लोग 9th 10th में भी एक पढ़ चुके हैं करंट का। करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी QT। आगे भी ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन ये 9th का ही है, 9th या 10th का है बेटा। 10th में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखो क्या होगा, क्या कह रहा है यहाँ पर कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं Q = NE। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, n के स्थान पर कितना है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। एक से जा रहा है, जिसमें जा रहा है उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जिसमें जाएगा नेगेटिव। E के स्थान पे 1.6 10⁻⁻19 कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, और पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड हो गया। यहां से हमारा बेटा इलेक्ट्रिक करंट कितना आ गया, 1.6 × 10⁻⁻10 पावर कितना हो जाएगा, -10 +9 -19 +-10 हो गया। इतना हमारा क्या आ गया, एम्पियर, यानी कूलाम पर सेकेंड, जिसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए आपका क्या कर रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम। फर्दर तुम अप्लाई कर दो फार्मूला, फर्दर फार्मूला अप्लाई कर दोगे कि Q = IT। अब हम लोग I तो निकाल लिए, I हम लोगों ने निकाल लिया है,
कितना निकाला है 1.6 10 पावर माइनस 10। तुमको पूछ रहा हाउ मच चार्ज, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो इसके स्थान पे 1 कर दो, 1 कूलम चार्ज बोल रहा है यहाँ 1 कर दिए, यहाँ टाइम पूछ रहा है t कर दिए। इट इम्प्लाइज बेटा t कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा 1.6 है तो ऊपर 10 कर दे, 10/16 इंटू 10 पावर प्लस 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100/16 इंटू 10 पावर 9, 100/16 इंटू 10 पावर 9, 100/16 इंटू 10 पावर 9। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 100/16 यानी 16.4 होगा 25, 16.25 10 पावर 9 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया I = QIT। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Q = क्या होता है प्लस माइनस एनी, जिसमें से गया उस पर प्लस एनी, जिसमें आया उस पर माइनस एनी। यहाँ साइन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने करंट निकाल लिया उस फार्मूला से। जब करंट निकल गया फर्दर कह रहा है कि 1 कूलम के चार्ज को इकट्ठा होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 कूलम ले लिए, Q = I × T, हमारा बेटा T आ गया। इस तरह जो है हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल फर्स्ट कर लिए। नेक्स्ट देखिए आईटी में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईटी में दिया हुआ था कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना चार्ज होगा। द चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विल बी, सेम क्वेश्चन है यहाँ आप देखिए, कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। बेटा 1 कप ऑफ वाटर, अब देखो तुम लोग दगाबाजी करते हो हम लोगों के साथ, सर 1 कप चाय पी लीजिए, पिलाते क्या हो, 1 कप का मतलब मेरा फिजिक्स कहता है 250 ग्राम। क्या तुम लोग 250 ग्राम पाव भर चाय पिलाते हो? नहीं पिलाते। धीरे धीरे देखिए अमाउंट कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। क्या करोगे बेटा, कलयुग है। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन आप समझिए चीजों को, 1 कप ऑफ वाटर का मतलब 250 ग्राम, यानी क्या कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होगा। 1 कप वाटर है तो उसमें पॉजिटिव भी होगा और जितने पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो 1 कप ऑफ वाटर यानी 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर यानी H2, इसका मतलब 250 ग्राम। अब मोल कॉन्सेप्ट बेटा क्या कहता है कि किसी भी चीज के 1 मोल में, किसी सब्सटेंस के 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होता है। तो बेटा वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, सब लोग जानते होंगे 18 ग्राम। अच्छा 18 ग्राम 1 मोल हो गया, 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेंस, मोल कॉन्सेप्ट आप लोग जान रहे हैं, नहीं जान रहे समझिए, 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे। अगर 1 एटॉमिक वेट लोगे तो उतने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूलर वेट लोगे उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस वेट लोगे तो उतने आयंस हो जाएंगे, कितने एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम है, 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स 6.023, कहीं 6 दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। वाटर के 1 मॉलिक्यूल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वाटर के 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6.023 10 पावर 23। 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 8, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 8, तो वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब 1 ग्राम of H2O contains 6.023 10 power 24 upon 18 electrons। तुमको कह रहा है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम ऑफ H2O कितना रखेगा 6.023 इंटू 10 पावर 24 इंटू 250 अपॉन 80। अब ये आपको सॉल्व करना होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे, तो इतने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होंगे। कैलकुलेशन आप चाहे तो कर सकते हैं इसको। देखिए हम एवरेज कर दे रहे हैं बेटा, अप्रॉक्स कर दे रहे हैं। 6 से देखो इसको हम काट रहे हैं, 3 बार में कटे, अप्रॉक्स में कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। अब 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, 8, फिर कितना बच गया 1, तो 3 3 जा 0.33, ठीक है, इंटू 10 पावर, तो कट गया है 10 पावर कितना हो गया 24, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में इसको हम कितना कर देंगे 8.33 इंटू 10 पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, आप लिख सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ मेनी, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बेटा चार्ज पूछ रहा है। ये हमारा क्या निकला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला। ये क्या निकला है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, यानी हमारा एक तरह से n निकल गया। तो टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को पहले निकाल दीजिए आप, Q इज इक्वल टू क्या कर दो, प्लस माइनस Ne कर दो, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस n के स्थान पर क्या लिखेंगे 8.33 इंटू 10 पावर 25 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90। तो बेटा ये कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, इसको जो है कैलकुलेशन बेटा कर ही लें, अच्छा रहेगा, ऐसे अंदाज से करना ठीक नहीं है। अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 8.33 इंटू 1.6, तो बेटा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8, ये बेटा आ गया, यानी हमारा आ गया 13.32, यानी ये हो जाएगा हमारा बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.32 इंटू 8 इंटू 10 पावर माइनस 19 प्लस 25 यानी 10 पावर 6, ठीक है। इसको हम बेटा कितना लिख सकते हैं 1.33 इंटू 10 पावर 7 कूलम। इतने टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, तो इतना आ गया बेटा, इतना कूलम। तो टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर इज 1.33 into 10 पावर 7 कूलम। हमने क्या किया है, मूल कॉन्सेप्ट लिया है बेटा, फिर से समझा दे रहे हैं, क्योंकि वाटर के 100 ग्राम में आईटी में पूछ चुका है। आप समझिए किसी चीज के एक मॉलिक्यूलर वेट में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे, 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है वाटर का, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 18 ग्राम में कितने हैं, इतने। 1 ग्राम में कितने हैं, हमने फिर निकाला 250 ग्राम में कितने हैं, हमने अप्रॉक्स बेटा कैलकुलेशन किया है, इसको काटा है, ये 8.33 इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गया। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी किए तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया 1.33 into 10 पावर 7 कूलम्स। इस तरह हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आईटी में पूछे चाहे बोर्ड में पूछे। ये बोर्ड के लिए दोनों क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, हमारे जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड था। इस तरह हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे आपको। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो इस साल आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
ये आपके पास हम ज्यादा से ज्यादा दे सके। पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।